आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की सोशोलॉजी और चैप्टर हमारा दूसरा, इसका सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या किया था, मोल्थस का सिद्धांत पढ़ा था जो कि एक निराशावादी सिद्धांत है, और जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पढ़ा था जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस पार्ट में से अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, बहुत आसान है, शायद ही क्वेश्चन आपके पेपर में आए, और अगर आया तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए किसी क्षेत्र विशेष में, कोई भी क्षेत्र विशेष है, वहां पे किसी निर्धारित समय में, निर्धारित समय क्या होता है, 1 वर्ष का होता है। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ष, आप समझ सकते हो, प्रति वर्ष 1000 लोगों पर जो जन्म हो रहे हैं बच्चों के। ठीक है, जन्म में भी कौन से जन्म, जो जीवित बच्चों के जन्म हो रहे हैं, यानी जो जीवित जन्म होते हैं उसको जन्म दर कहा जाता है। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ष 1000 लोगों में जो जीवित बच्चों का जन्म होता है उसको हम जन्म दर कहते हैं। आसान है, इसे बस आपको इतनी डेफिनेशन याद रखनी है। देखिए, डेफिनेशन को ज़्यादा चेंज करने का प्रयास मत करना, मैंने भी ज़्यादा चेंज करने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि कई बार बच्चे इसका मतलब बदल देते हैं चेंज करने के चक्कर में, तो गलती हो जाएगी आपसे पेपर में। याद रखें, जैसा आपको एनसीईआरटी में या आपकी सपोर्टिंग में दिया हुआ है वैसा ही याद करने की कोशिश करना। मृत्यु दर की बात करें तो ये भी वही है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी एक निर्धारित अवधि में, प्रति वर्ष आप समझ लो, प्रति वर्ष 1 वर्ष के दौरान जो 1000 लोगों में जो मृत्यु हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। सेम है दोनों, ठीक है, एक जैसा ही बिल्कुल, बस थोड़ा बहुत बदल देना आपको। तो बहुत आसान था। इस आगे देखिए, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, या फिर इसको देखो, जनसंख्या संवृद्धि कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या संवृद्धि दर क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा और सपोर्टिंग मटेरियल में भी मिलेगा। सपोर्टिंग में थोड़ा ज़्यादा आसान था इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया है, मैं आपको एनसीईआरटी भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। देखिए, मान लो कोई क्षेत्र है, वहां पे 1 वर्ष में 1000 बच्चों का जन्म हुआ है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं जन्म। अब वहां पे मान लो कि 1 साल में 900 लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई है। यानी जन्म दर मृत्यु दर आप समझ गए, 1000 जन्म हुए और 900 मृत्यु हो गई। ठीक है, प्रति 1000 उस पे, तो यहाँ पे आप क्या कह लोगे कि जो बीच का जो अंतर है, जो ये अंतर है, इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक दर। कभी कभी देखिए क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जो अंतर होता है वो शून्य हो जाता है, यानी बिल्कुल शून्य हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है। मान लो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी क्षेत्र विशेष में 1000 जन्म हुए 1 वर्ष में, और मृत्यु भी उस क्षेत्र में 1000 ही हो गई है। यानी इनके बीच का जन्म और मृत्यु का अंतर कितना हो गया, 0। यानी जितने जन्म हुए उतनी ही मृत्यु हो गई। कोई जनसंख्या में क्या बदलाव हुआ, आप बोलोगे नहीं हुआ। ठीक है, एक तरह से तो इसको जो कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं प्रतिस्थापन स्तर, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई है। जितने जन्म हो रहे हैं उतनी ही मृत्यु हो रही है, तो लगभग कोई बड़ा बदलाव यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाएगी, आप ऐसे कह सकते हो। तो ये आसान है, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। प्रतिस्थापन क्या होता है इसे भी समझिए। यानी कि ये एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनकी जो जगह खाली हो जाती है उसको भरने के लिए उतने ही बच्चे जन्म ले लेते हैं। ये भी बड़ा आसान है आपके लिए। देखो, मान लो कि 1000 बूढ़े लोग मर गए, यानी किसी स्थान की जनसंख्या मान लो 10,000 थी। ठीक है, 10,000 थी 10K, उसमें से 1000 लोग जो हैं, बूढ़े लोग जो हैं वो मर गए, तो अब कितनी जनसंख्या बचेगी वहां पे, 9000 बचेगी, यानी कि 1000 कम हो गए। लेकिन जन्म वापस कितने हो जाए, 1000 जन्म भी हो जाए। अब 1000 जन्म मतलब 10,000 में से 1000 गए थे, मृत्यु हो गई, और 1000 ही जन्म हो गए, तो वापस कितनी हो जाएगी, 10K हो जाएगी, यानी 10,000 हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हुआ, कोई आपको बदलाव दिखा, कोई बदलाव यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो ऐसे समय को या ऐसी स्थिति को हम प्रतिस्थापन स्तर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी में समझते हैं इसको। एनसीईआरटी में समझो, सेम है बिल्कुल। यानी प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या संवृद्धि दर का मतलब होता है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, डिफरेंस बीच का। ठीक है, जब ये अंतर शून्य हो जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अंतर जो होता है शून्य हो जाता है, बिल्कुल खत्म, या कभी कभी कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, तब हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या जो है वो स्थिर हो गई है। ठीक है, बिल्कुल रुक गई है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंच गई है जनसंख्या। ये एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं
तो उनकी जो खाली जगह होती है उसको भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, सिंपल था एकदम, बिल्कुल सिंपल। कभी कभी कुछ समाजों को ऋणात्मक संवृद्धि दर की स्थिति से भी गुजरना होता है, यानी कि उनका जो प्रजनन शक्ति स्तर है उसकी दर जो है वो नीचे रहती है। तो ये कुछ देशों में ऐसा है, जापान में, रूस में, इटली में, पूर्वी यूरोप में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझना था। अब यहाँ पे आपको याद कितना रखना है, कुछ चीज़ें आपको आसान लगी होगी, कुछ चीज़ें आपको मुश्किल लगी होगी, तो आपको केवल इतना याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप बोलोगे जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर, या फिर उसको हम जनसंख्या समृद्धि भी कहते हैं, ठीक है। इतना। दूसरा क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिस्थापन स्तर का क्या मतलब है। तब आप ये बोलोगे कि एक ऐसी अवस्था जब जितने बूढ़े लोग मरे उतने ही नए बच्चे जन्म ले लें, तो इसको प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं, या फिर स्थिर जनसंख्या भी कह सकते हैं। बस इतना याद रखना था। इसके अलावा एक शब्द भी आप नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, प्रजनन दर। प्रजनन दर क्या है? तो प्रजनन दर का मतलब क्या होता है कि बच्चे पैदा कर सकने वाली आयु 15 से 49 मानी जाती है, बच्चे पैदा करने वाली आयु को, ठीक है। प्रजनन दर का मतलब है बच्चे पैदा कर सकने की आयु वाली प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, यानी 15 से 49 की आयु वाली प्रति 1000 महिलाओं में जो बच्चों को जन्म दिया है, उन बच्चों में जो जीवित बच्चों की संख्या जो है, ठीक है, जीवित जो जन्मे बच्चे, उसको प्रजनन दर कहा जाता है। देखो एनसीईआरटी की भी आप कटिंग देख लो एक बार। यहाँ पे बच्चे पैदा कर सकने वाली आयु क्या है, 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस ये आपको याद रखने हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जो कि हमारा है शिशु मृत्यु दर। शिशु देखो होता कौन है, शिशु कौन होता है, बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, 0 साल का, या फिर 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ये इस कैटेगरी में जो होते हैं ये शिशु कहलाते हैं। तो शिशु मृत्यु दर क्या है, यानी जब छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत बच्चों की संख्या, मान लो 1000 बच्चों का जन्म हुआ है जो कि जीवित है, लेकिन क्या हुआ, इनमें से मान लो 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 साल के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई। यानी बच्चे का जन्म 1000 हुआ था, 1 साल के अंदर उस 1000 बच्चों में से 10 बच्चों की मृत्यु हो गई, तो इसे क्या कहा जाता है, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। जो 1 साल के अंदर अगर बच्चे की मृत्यु हो जाए तो एनसीईआरटी में देखेंगे, यानी शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की मृत्यु की संख्या को दर्शाती है जो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं, यानी 1 साल के भी नहीं हुए लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहीं पे देखो, ये शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। देखिए मातृ मृत्यु दर में क्या है, मातृ मतलब माता की बात चल रही है यहाँ पे, तो 1000 शिशु जन्मों पर जन्म देकर मरने वाली महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 बच्चों को जन्म दिया गया, ठीक है, और उनमें जन्म के दौरान अगर कोई महिला ऐसी है जिसकी मृत्यु हो जाए तो वो मातृ मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका। अब यहाँ पे देखो जन्म दर, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, ये जहां पे भी ये ऊंची होगी, यानी कि महिलाएं जो है बच्चों को जन्म देते वक्त मर रही हैं, बच्चे अगर जन्म लेने के 1 साल के अंदर मर जाते हैं, तो ऐसी जगह अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ पे होगा, ये जहां पे भी अगर ऐसी स्थिति है तो समझो वहां पे गरीबी बहुत है, जहां पे ऐसा हो रहा है समझो वहां पे पिछड़ापन है, ठीक है। ये इसकी सूचक होती है, क्योंकि आज से अगर आप 30 साल पुराने, 50 साल पुराने, 60 साल पुराने समय की बात करोगे या पीछे जाओगे, तब ऐसा था, क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती थी, ठीक है। डिलीवरी के दौरान माता की मृत्यु हो जाती थी, कई बार बच्चे की भी मृत्यु हो जाती थी। तो जब ऐसा होता था तब स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, और अगर आज के समय में भी ऐसा कहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि वो पिछड़ा क्षेत्र है, या फिर वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, या फिर वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। जैसे जैसे समाज विकास की तरफ जाता है, विकास करने लग जाता है, वैसे वैसे ये जो दर है ये तेजी से घटने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी हो जाती हैं, शिक्षित हो जाते हैं लोग, जागरूकता हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक टॉपिक है आपका लिंग अनुपात, बहुत ही आसान है। प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर किसी निश्चित अवधि के दौरान
स्त्रियों की संख्या को काउंट किया जाता है। आप देखोगे कि कई जगह पे क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियां कम होती है, 950 या 900 होती हैं, कुछ जगह पे 800 होती हैं, कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या 1000 से भी ज़्यादा होती है, यानी पुरुषों से भी ज़्यादा होती है। तो सेक्स रेशियो जो होता है, लिंग अनुपात जो होता है, वो हर जगह अलग अलग हो सकता है। ठीक है, याद रखें इसे। तो ये बिल्कुल आसान है, सिंपल है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी है, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐतिहासिक तौर पे ऐसा देखा गया है कि संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में ऐसा पाया गया है कि ज़्यादातर देशों में महिलाएं यानी जो स्त्री हैं उनकी संख्या पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा है। यानी कि देखो, अगर हम यहाँ पे मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो जो महिलाएं हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, किसकी तुलना में? पुरुषों की तुलना में, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद कि कुदरती तौर पे मादा बच्चों की तुलना में नर बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। अब आप देखिए, समझिए इस चीज़ को कि ज़्यादा बच्चे कौन पैदा होते हैं, कौन से बच्चे पैदा होते हैं? लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं। ठीक है, लड़की की तुलना में लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कुदरती तौर पे मादा बच्चे की तुलना में नर बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। अब आप सोचोगे कि जब बच्चे लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं यानी नर ज़्यादा पैदा होते हैं, तो ऐसे में संख्या महिलाओं की ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। फिर ऐसा क्यों है कि मतलब ये अपोजिट है बिल्कुल, ऐसा क्या कारण है? तो ये भी आपके दिमाग में आया होगा, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। आगे देखो क्या कह रही है आपकी किताब। ये कह रहे हैं कि यानी प्रकृति हर 1000 नर बच्चों में यानी 1000 लड़कों के पीछे मोटे तौर पे 943 या 952 तक लड़कियां पैदा करती हैं। यानी कि 1000 अगर लड़के पैदा हो रहे हैं तो वहाँ पे लगभग 950 के करीब लड़कियां पैदा होती हैं, मोटा मोटा माना जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी स्त्री पुरुष का अनुपात जो है थोड़ा सा स्त्रियों के पक्ष में ही है। अब ऐसा क्यों हो गया है? मतलब अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं लेकिन संख्या औरतों की ज़्यादा है, लड़कियों की ज़्यादा है। आखिर ऐसा क्या है? तो इसके पीछे देखिए 2 कारण हो सकते हैं। ये 2 कारण आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण क्या है कि ये कि शैशव अवस्था में, यानी जब बच्चे बाल्य शैशव अवस्था मतलब 0 से लेकर 2 वर्ष आप मान सकते हो मोटा मोटा। ठीक है, इस अवस्था में 5 वर्ष से नीचे नीचे आप मान सकते हो कि इस अवस्था में जो बालिका शिशु होती है यानी जो गर्ल चाइल्ड होती है, इसमें लड़कों के मुकाबले रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। यानी माना जाता है कि लड़कियों की जो इम्यूनिटी पावर होती है शैशव अवस्था में वो ज़्यादा होती है लड़के की अपेक्षा। तो एक कारण ये हो जाएगा। अब लड़के की इम्यूनिटी अगर कम होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तो हो सकता है वो बीमार हो जाए और हो सकता है बीमारी में मृत्यु भी हो जाए बीमारी के दौरान। तो ऐसे में क्या है, लड़की यहाँ पे सेफ हो गई, लड़के की मृत्यु हो सकती है यहाँ पे, तो लड़कों की संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी। समझ गए? एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा देखो क्या है, अधिकांश समाज में स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक वर्षों तक जीवित रहती है। यानी स्त्री और पुरुष को हम देखें तो ज़्यादा लंबी उम्र तक कौन जीती है? स्त्री जीती है ज़्यादातर समाज में, ऐसा माना गया है। तो जब स्त्री ज़्यादा समय तक जिएगी और पुरुष जल्दी मरेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ये ऐसा ही होगा कि स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो एक ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बूढ़ी स्त्री है यानी कि जो बूढ़े स्त्रियां हैं उनकी संख्या बूढ़े पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 कारण हो सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल और आपको याद रखना चाहिए। अब एक चीज़ देखिए, कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पे क्या हो रहा है कि पुरुषों के प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 1050 के आसपास भी होती है, यानी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और कहीं पे देखने में ऐसा भी आया है कि कुछ जगह पे लिंग अनुपात जो है उसमें काफ़ी मतलब घटता हुआ दिख रहा है, यानी कि महिलाओं की संख्या कम होती हुई दिख रही है। ऐसा कहाँ पे है? चीन जैसे देश में, दक्षिण कोरिया जैसे देश में, भारत में भी ऐसा देखने को मिलता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या जो है वो कम मिलती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो ऐसा कारण भी हो सकता है कि आपको पता है कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, यानी पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आपने देखा होगा कि आज के समय में तो शायद ये चीज़ें बहुत कम हो गई है, पर एक समय ऐसा था कि हर कोई चाहता था कि उसके घर में लड़का पैदा हो। लड़का पैदा होता था तो खुशी मनाते थे, लड़की होती थी तो दुखी हो जाते थे। ठीक है, पता नहीं क्यों वो अच्छा नहीं मानते थे। और कुछ तो ऐसे होते थे जन्म से पहले लिंग की जांच करवा लेते थे कि लड़का है गर्भ में या लड़की है। उन्हें पता लग जाता था अगर गर्भ में लड़की है तो वो उसकी
हत्या करवा देते थे, यानी कि उसको जन्म लेने से पहले उसको खत्म करवा देते थे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जो लिंग अनुपात है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये कारण हो सकते हैं। एनसीईआरटी है, बिल्कुल अच्छे से आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे नहीं आएंगे बात की बात है, पर ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें आप इसको बिल्कुल। अब देखिए, जनसंख्या की आयु संरचना, यानी कि कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का जो अनुपात होता है अलग अलग आयु में, 0 से 5 साल के कितने हैं, फिर 5 साल से 10 साल के कितने हैं, 10 से 20 के कितने हैं, 20 से 30 के कितने हैं, इस तरीके से। हालांकि इतना छोटे लेवल पे नहीं देखा जाता, ऐसे देखा जाता है 0 से 15, 15 से 49, फिर उसके बाद 50 से आगे की, इस तरीके से देखा जाता है। तो ये आयु संरचना। अब अगला है पराश्रित। ये देखो, ये हो गया कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या होता है। आगे देखो, पराश्रिता अनुपात। अब पराश्रित कौन होता है? पराश्रित का मतलब है जो किसी पे आश्रित हो, यानी जो किसी पे निर्भर हो। निर्भर कौन होता है? अब आप देख लो 0 से लेके 15 तक, इसे समझो। जो 0 से लेके 15 तक की आयु होती है, इस 0 से 15 तक की जो आयु होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो इस आयु में होते हैं उसको हम एक तरह से बच्चा ही मानेंगे। 0 से 15 की आयु में जो है बच्चे किस पे निर्भर होते हैं? अपने माता पिता पे। ठीक है, बच्चे अपने माता पिता पे निर्भर होते हैं। ऐसे ही एक है दूसरी आयु जो कि है 64 वर्ष से बाद की आयु, यानी कि 15 से लेके 64 तक की जो आयु होती है, ये आयु कार्यशील मानी जाती है। ठीक है, इससे पहले की आयु जो होती है ये निर्भर मानी जाती है, इसको हम पराश्रित कह सकते हैं। और इसके बाद की जो आयु होती है 64 के बाद की, वो निर्भर मानी जाती है। ठीक है, 64 साल के बाद जो इंसान होता है वो क्या कहलाता है? बुजुर्ग कहलाता है, यानी कि उसको हम बूढ़ा कहते हैं। और 15 से नीचे की आयु में उसको हम क्या कहते हैं? बच्चा कहते हैं। तो बच्चे और बुजुर्ग जो होते हैं वो हमेशा आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। लेकिन 15 से 64 साल की आयु वाले होते हैं, इसको कार्यशील माना जाता है। तो ये आपको यहां पे इतना समझ में आया। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा डीप समझते हैं इसको। देखिए, पराश्रितता अनुपात जनसंख्या के पराश्रित और कार्यशील हिस्सों को मापने का एक साधन है। इससे हमें यह पता लगता है कि जनसंख्या का कौन सा हिस्सा है जो कि निर्भर है और कौन सा हिस्सा है जो कि कार्यशील है, काम करने योग्य है। तो देखिए, पराश्रित वर्ग जो होता है इसमें आमतौर पे बुजुर्ग लोग आते हैं। बुजुर्ग कौन? 64 प्लस के, जिनकी आयु 64 से ज्यादा हो। 65, 70, 75, 80 जो भी हो, मतलब ज्यादा, जितनी भी ज्यादा हो, वो सब क्या आते हैं? बुजुर्ग में आते हैं। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे के कारण ये लोग काम नहीं कर पाते। ठीक है, काफी बूढ़े हो जाते हैं। और ऐसे जो बच्चे, छोटे बच्चे जो 0 से 15 तक में आ जाते हैं, यानी 15 साल से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे 2 साल का, चाहे 5 साल का, चाहे 10 साल का, चाहे 12 साल का, ये भी अपने माता पिता पे निर्भर होते हैं। क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो ये भी काम नहीं कर पाते, जो बहुत बूढ़े होते हैं वो भी काम नहीं कर पाते। तो ये क्या कहलाते हैं? पराश्रित कहलाते हैं। लेकिन जो 15 साल से लेके 64 साल की उम्र तक के होते हैं, ये होते हैं कार्यशील, यानी ये कार्य के योग्य होते हैं। तो ये समझिए आपको। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई कि पराश्रित आयु वर्ग के कौन है, तो आप बता सकते हो कि 15 साल से नीचे वाले और 64 साल से ऊपर वाले। ठीक है, अगर मान लो आपसे ये पूछ लें कि कार्यशील वर्ग कौन सा होता है, तो आप बता दोगे 15 साल से लेकर 64 साल के बीच के जो हैं वो कार्यशील कहलाते हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात उन देशों में चिंता का कारण बन जाता है जहां पे जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही हो। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पे बूढ़ों की संख्या ज्यादा होती है। अब बूढ़े ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई जब बूढ़े अगर ज्यादा हो जाएंगे संख्या में, तो कार्यशील आयु वर्ग के लोगों का अनुपात जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बूढ़े ज्यादा हैं तो कार्यशील कम ही होंगे वहां पे। तो ऐसे में जो आश्रित है, क्योंकि बूढ़े जो हैं वो आश्रित हैं, तो उनका बोझ ढोने की कठिनाई महसूस होगी। ठीक है, जो कार्यशील लोग होंगे उनको थोड़ी दिक्कत होगी और इससे ना देश को भी दिक्कत होगी। आप सोचो कैसे। अब आप सोचो कि बहुत सारे लोग हैं, जो बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है। आप ये समझिए, मान लो आप कहीं पे हो, वहां पे 1000 लोग रहते हैं और 1000 लोग में 800 लोग जो है वो बूढ़े हैं। अब आप सोचो वहां पे क्या होगा। अब ऐसे में सरकार को क्या होगा, उनकी हेल्थ पे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं इम्यूनिटी पावर उनकी कमजोर हो जाती है, वो काफी बीमार रहते हैं। तो सरकार, और वो कार्यशील भी नहीं होंगे, आप समझिए, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी। तो यही आपको बताया जा रहा है। देखो दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर गिरता हुआ पराश्रितता अनुपात। मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पे ये
पर आश्रित वाला अनुपात जो है वो गिर रहा है, यानी कि बूढ़े और बच्चे जो है वो थोड़े कम है, कार्यशील जो है वो ज्यादा है। तो वहां पे क्या होगा, आर्थिक समृद्धि होगी, वहां पे समृद्धि के स्रोत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि 15 से 64 साल के अगर ज्यादा होंगे तो ये कमाएंगे, जब ये काम करेंगे कमाएंगे पैसा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आर्थिक समृद्धि होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन जो 0 से 15 के बीच होगा या 64 प्लस होगा, वहाँ पे क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि वो नहीं काम कर पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, तो वहाँ पे आर्थिक समृद्धि नहीं होगी। तो ये पॉइंट आपको समझने थे, ठीक है। तो आप, क्या आपको ये मुश्किल लग रहा है? जरा भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, कार्यशील लोगों का अनुपात काम ना करने वालों की तुलना में अधिक बड़ा होता है। जहां पे कार्यशील लोग ज्यादा होते हैं वहां पे आर्थिक समृद्धि होती है, ये बता चुका हूं। इसे कभी कभी जनसांख्यिकीय लाभांश भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर आयु संरचना के परिवर्तन से होने वाला फायदा भी कहा जाता है इसको। लेकिन ये एक चीज समझिए, ये टेम्परेरी होता है, लेकिन ये लाभ जो है, ये लाभ की स्थिति जो होती है वो अल्पकालीन होती है। क्यों? क्योंकि देखो, जो 15 से 64 साल के जो आप पढ़ रहे हो इस बीच, इस एज के, ये क्या हमेशा 15 से 64 के ही रहेंगे? नहीं, एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन ये भी बूढ़े हो जाएंगे। अब जब ये कार्यशील लोग जो हैं, ये लोग भी जब बूढ़े हो जाएंगे आगे चल के, तो फिर से स्थिति जो है धीरे धीरे बदलने लगेगी। तो ये आसान टॉपिक है पर आपको समझने वाला टॉपिक है, ठीक है, आसान है पर समझने वाला है। अब मान लो कहीं पे गिरता हुआ पारिश्रतिता है, यानी जहाँ पे आश्रित लोग कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कार्यशील लोगों का अनुपात बढ़ जाएगा, उनको फायदा होगा। तो ये वही चीजें जो मैंने अभी एनसीईआरटी में पढ़ाया था वही है, बढ़ता हुआ पारिश्रता अनुपात और गिरता हुआ पारिश्रता अनुपात, दोनों आपको याद रखना है। अगर ये अनुपात बढ़ेगा तो समझो कि समस्या होगी, अगर ये अनुपात घटेगा तो समझो कि कार्यशील लोग हैं, आर्थिक समृद्धि होगी, फायदा होगा। तो आसान बहुत ज्यादा है। अब अगला है भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि। भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि अब हम पढ़ेंगे स्पेशली भारत के रेफरेंस में, भारत को समझते हुए, इंडिया को देखते हुए, ठीक है। तो देखिए, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, आप सभी जानते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय पे अगर हम अपनी जनसंख्या पे काबू नहीं करते हैं तो हम चीन को भी पीछे कर देंगे, भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हो जाएगी। अब आप शायद ये सोच के खुश हो रहे हो, पर ये खुश होने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये एक गंभीर समस्या लेकर आएगी आने वाले समय में। आगे देखिए, भारत की जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ यानी कि 1.21 अरब है। अब देखिए, हो सकता है आपकी एनसीईआरटी की किताब पुरानी हो और वहां पे 2001 की जनगणना दे रखी हो, तो वहां पे जनगणना 2001 की होगी, तो यहाँ पे आपकी जनसंख्या भी अलग हो जाएगी। तो आप उसको ना पढ़ें, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ 2011 वाली, आपको इसको पढ़ना है। आप लेटेस्ट एनसीईआरटी डाउनलोड करोगे तो आपको यही मिलेगा, पुरानी किताब में आपको अलग मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें। आगे देखिए, भारत की जनसंख्या समृद्धि दर हमेशा से ज्यादा ऊंची नहीं रही, यानी कि नॉर्मल रही है भारत की जनसंख्या, ठीक है, हमेशा से ऊंची नहीं रही। पुराने समय में देखोगे तो कम थी। तो देखो, 1901 से लेकर 1951 के बीच औसत वार्षिक समृद्धि दर 1.33 से 1.33% से अधिक नहीं हुई। तो आप सोचो, अब ये सोचो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ, बात चल रही है यहाँ पे 1901 से 1951 तक की, ठीक है, 1901, उसके बाद अगली जनगणना कब होगी, 1911 में होगी, फिर 1921 में होगी, फिर 1931 में होगी, ठीक है, 1941 में होगी, 1951 में होगी। इस तरीके से 1901 से लेकर 1951 तक, अगर इतने सालों के बीच का समय हम देखें तो यहाँ पे जो जनसंख्या की जो समृद्धि दर थी वो काफ़ी कम है, 1.33% ही है, ठीक है। लेकिन इसके बाद के समय में अगर आप देखोगे ना तो आप बिल्कुल चौंक जाओगे, होश उड़ जाएंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ, समझो। चलो एक बार इस टेबल को ध्यान से देखो, यहाँ देखो, जनसंख्या यहाँ पे लाखों में दी हुई है। 1901 में 238, अगले 10 साल के बाद जो जनगणना हुई 252, यानी थोड़ी सी यहाँ से देखोगे बढ़ रही है। 1921 में अगली जनगणना में आओगे तो आपको यहाँ पे जनसंख्या घटी हुई दिखेगी। आप ये सुनते आ रहे हो कि जनसंख्या हमेशा बढ़ती रहती है, पर यहाँ पे तो जनसंख्या घट गई है, ऐसा क्या है? तो ये भी आपको बताऊंगा कि इसके बीच में ऐसा क्या हो गया था जो ऐसा हुआ था। 1931 में देखोगे फिर जनसंख्या बढ़ गई, फिर आगे देखोगे बढ़ गई, फिर आगे देखोगे बढ़ गई। लेकिन अगर आप 1901 से लेकर 1951 तक देखोगे तो जनसंख्या ज़्यादा
तगड़ी स्पीड में नहीं बढ़ रही, 1.33% की समृद्धि आपको यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन अब आप थोड़ा सा नजर यहाँ पे डालो 1961 के आंकड़े से लेके आगे के आंकड़ों में, 439 से 548, 683, 846, ठीक है, 1028 और फिर 1210, ये 2011 तक का है, यानी 1961 से लेके 2011 तक के जो आंकड़े हैं, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जनसंख्या जो थी बहुत धीमे बढ़ रही थी, बहुत धीमे बढ़ रही थी, और यहाँ पे जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ी है। 1961 के बाद से जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्यों बढ़ी, आखिर यहाँ पे क्यों बढ़ी और यहाँ पे क्यों घटी ऊपर, ऐसा क्या कारण? तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि जन्म भी ज़्यादा होते थे और मृत्यु भी ज़्यादा हो जाती थी, तो इसलिए जनसंख्या लगभग स्थिर थी। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, तो उसमें आपको पहली अवस्था में आपको पता होगा जब जन्म दर भी ज़्यादा होते हैं, मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है, तो जनसंख्या ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना बहुत ज़्यादा घटती है, स्थिर रहती है लगभग। तो यहाँ पे बहुत अंतर आपको नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे जैसे हेल्थ सुविधाएं बढ़ गई, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, वैसे वैसे मृत्यु पर कंट्रोल किया जाने लगा, आसान हो गया। पहले छोटी छोटी बीमारी से लोग मर जाते थे, इलाज ही नहीं था, लेकिन जब इलाज संभव हो गया तब क्या हुआ, मृत्यु पर कंट्रोल किया जा सकता था, मृत्यु को कम किया जा सकता था, मृत्यु दर को कम किया जा सकता था। यानी जन्म दर बढ़ रही थी पर मृत्यु दर को कंट्रोल कर लिया तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, तो ये सारा आपको समझ में आया। चलिए एक बार थोड़ा सा इसे समझिए। 1911 से 1921, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ध्यान से देखो कि 1911 की जनगणना में इतनी जनसंख्या है, लेकिन 1921 की जनगणना में ये कम हो गई। आप सोचोगे कि ऐसा कम क्यों हुआ, तो अब इसे समझिए। 1911 से 1921 के बीच ये दर जो है वो नकारात्मक है, यानी नेगेटिव में है, ठीक है, माइनस में है। ऐसा क्यों है, मतलब जनसंख्या कम कैसे हो गई? तो इसका कारण क्या है आपके दिमाग में जरूर आएगा। तो देखिए क्या क्या कारण है। एक घटना हुई थी 1918 से 1919 के बीच, एक महामारी थी इन्फ्लुएंजा, ये फैल गई थी बहुत ज्यादा, इसका तांडव था, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से फैली थी, इलाज इतने अच्छे से नहीं था। इसके कारण क्या हुआ, देश में 1.25 करोड़ लोग मारे गए। इतने लोग जब मर गए तो ऐसे में जनसंख्या क्या होगी, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मरेंगे तो जनसंख्या कम होएगी, ठीक है, ज्यादा नहीं होगी, कम होएगी। तो इसलिए जनसंख्या आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, कम दिख रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, अंग्रेजों से देश की आजादी के बाद, आप पता है 1947 में देश आजाद हो गया था, उसके बाद अगली जनगणना 1951 में हुई थी, आपने ये भी देखा है। अंग्रेजों से आजादी के बाद जनसंख्या समृद्धि की दर काफी तेज बढ़ी, जो कि 1961-81 में काफी ऊपर चली गई थी। आप देखोगे ध्यान से अगर इस आंकड़े को, तो आपको पता लगेगा कि आज़ादी से पहले अगर मैं यहाँ तक के आंकड़े को हटा दूँ तो यहाँ पे बहुत कम बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद आपको बहुत तगड़ा उछाल दिखेगा जब देश आज़ाद हो गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ने लगी थी, व्यवस्था सिस्टम धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था, तो इसका भी असर दिखा। अब देखो एक चार्ट है आपके सामने, चार्ट है, इसे ध्यान से देखो। 1 से 10 तक, 1911 से 20 तक, 21 से 30 तक, 31, इस तरीके से 2017 तक के आपके यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो इसको, तो आपको पता लगेगा। देखो ये जो नीला वाला कलर है ऊपर वाला, ये जन्म को दिखा रहा है, ठीक है, ये जन्म दर को दिखा रहा है, और नीचे वाला जो ये रेड वाला है ये मृत्यु दर को दिखा रहा है। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो, आपको पता लगेगा 1901 से 10 में, ठीक है। इसके बाद क्या है, थोड़ी सी कम हुई है, बिल्कुल आगे हल्की सी कम। उसके बाद अगले में जाओगे 21 से 30, थोड़ी सी कम। लेकिन जब आप 1931 से 40 के बाद आओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसके बाद आपको दिखेगा कि नीचे जा रही है जनसंख्या, यानी जन्म दर और मृत्यु दर धीरे धीरे क्या हो रही है, इसमें कमी आती जा रही है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए समझिए, 1931 से पहले मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ऊंची रही है। अब समझिए 1931 से पहले ये है 1931, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये देखो, इससे पहले आपको जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंची दिख रही है, लेकिन इसके बाद के समय में ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची रही है 31 से पहले। इसके बाद के वर्ष में मृत्यु दर जो है तेजी से कम हुई है, जबकि जन्म दर थोड़ी सी गिरी है। मृत्यु दर ज्यादा तेज गिरी है, जन्म दर थोड़ी सी गिरी है। 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आने का कारण यह था कि अकाल और महामारी पर नियंत्रण बढ़ गया था। पहले क्या था, छोटी छोटी बीमारी से मर जाते थे, बुखार हो गया मर गए, दस्त हो गए मर गए, कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई मर गए, उतने में ही लोग मर जा रहे हैं।
लेकिन बाद में क्या हुआ, इलाज संभव हो गया। जब इलाज संभव हो गया तो वो मृत्यु रोकी जा सकती है, अकाल महामारी जैसी समस्याओं को रोका जा सकता था, यानी कम किया जा सकता था इसके प्रकोप को। तो स्वास्थ्य सुविधाएं धीरे धीरे ठीक होने लगी, टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया, वैक्सीन वगैरह दी जाने लगी, स्वच्छता अभियान चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया, जिससे महामारी पे नियंत्रण किया जा सका। जब ये सब चीज़ें होने लगी धीरे धीरे, तो उससे आपको यहाँ पे दिखेगा कि धीरे धीरे यहाँ पे भी आंकड़े आपके बदलते जा रहे हैं। हालांकि मलेरिया और क्षय रोग और दस्त की बीमारी आज भी लोगों के लिए जानलेवा है, लेकिन इन बीमारियों से लोग इतने ज़्यादा नहीं मरते जितना कि किसी महामारी पैंडेमिक से मर जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इससे मरने वालों की संख्या उतनी अधिक नहीं होती जितनी महामारी से मरने वालों की होती है, ये तो आप मानते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दे रखा था यहाँ पे, सूरत में 1994 में प्लेग महामारी फैल गई, 2006 में देश के बहुत सारे भाग में डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी फैल गई, ठीक है। ये सारे आपके आंकड़े हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन शायद यहाँ से बन सकते हैं, कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। ये आपका था पार्ट 2 में मैंने मेन डिस्कस किया है, डेफिनेशन ज़्यादा थी यहाँ पे, याद रखना है आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है वीडियो तो आप बता दें कमेंट करके, तो मैं आपका कोर्स स्पीड में बना दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप बता दें, फिर मैं आगे इसको रोक दूंगा वहीं पे, ठीक है। आप जरूर मुझे कमेंट में बताएं। और आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। 6600 स्टूडेंट है, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और हमारी ऐप जो है एकलव्य ऑफिशियल ऐप, इसको जरूर डाउनलोड करो। इसमें क्या होगा, आप हमारे MCQ जो टेस्ट है, क्विज जो है, आप क्विज दे पाओगे, ठीक है, वहाँ पे फ्री में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।